नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो इंडिया जेके के जो क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, यानी हम इसमें 45 दिन 45 मैराथन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडिया जेके पूछी जाती है, तो यह सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें एचएसएससी के द्वारा आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इसके माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हमारी मैराथन नंबर 2 रहने वाली है। इसमें हम प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एचएसएससी बार बार पूछती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म के बारे में। जानेंगे इसमें एचएसएससी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके आगामी आने वाली हरियाणा पुलिस, सिटी मेंस और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। हरियाणा क्लर्क में यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा जिसमें पूछा गया है कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो बौद्ध काल में कौन से महाजनपदों में हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कुरु और पंचाल महाजनपदों में हरियाणा के जो आधुनिक क्षेत्र हैं वह शामिल थे। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरु और पांचाल में। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। यानी जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं उनमें इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, यह आपसे पूछा है। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी अहिंसा इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि जो 3 रत्न हैं उसमें बुद्ध, संघ और धम्म ये तीनों शामिल हैं, जबकि अहिंसा इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो एचएससी के पीजीटी जियोग्राफी में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है कि किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उसकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था। यानी किसकी शिक्षाएं और संभाषणों को उनके मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया था और उन्हें त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बुद्ध के भाषण थे उनके शिष्यों के द्वारा उसे लिखा गया था। यह क्वेश्चन हरियाणा सीटी 2022 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के जो शिक्षा और संभाषण थे उनको उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों के द्वारा त्रिपिटक के रूप में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे हम बात करेंगे जो 16 महाजनपद हैं उनसे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एचएसएससी बार बार पूछती है उनको इसमें कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था। तो मत्स्य महाजनपद की बात करें जो कि आधुनिक राजस्थान और जो हरियाणा का कुछ भाग है जो कि मत्स्य महाजनपद में आता था, तो उसके जो राजधानी की है तो वह हो जाएगी विराटनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर। आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था जो 2021 में एग्जाम हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एचएससी के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अजातशत्रु की बात करें तो यह किसके पुत्र थे, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। हरियाणा की क्लर्क में 2016 में इस एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि किस नदी के तट पर
सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। तो कौन सी नदी थी जिस पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो आपके सामने 4 नदियाँ दी गई है और उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। हरियाणा का रक्त 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 66। पूछा है कि बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी डैश में स्थित है। तो बोध गया शहर के बारे में पूछा है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वह कौन से शहर में स्थित है यह आपसे पूछा है, यानी कौन से स्टेट में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में बोध गया नामक शहर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। यह HSC के अकाउंटेंट 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसमें हम सभी के सभी HSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको इस क्लास में कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यनिकाय निकाय और दिव्य विधान साहित्य में हरियाणा संबंधी जानकारी है वे डैश साहित्य है। तो यह किसके साहित्य है, यानी कौन से धर्म के साहित्य हैं, यह आपसे पूछा है। तो मध्यमी निकाय और दिव्य विधान की बात करें तो यह बौद्ध साहित्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध साहित्य। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा सा एडिट करके बताया गया है। यह क्वेश्चन भी HSC के अकाउंटेंट 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मध्यमी निकाय और दिव्य विधान डैश के साहित्य हैं। तो ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 69। पूछा है कि ईस्वी पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो बौद्ध की प्रथम संगति हुई थी जो कि राजगृह में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी यह आपसे पूछा है। देख सकते हैं HSC के SI में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न से। अभी महावीर से और जैन धर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो महावीर की बात करें तो उसका निर्माण कब हुआ था यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 527 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का निर्माण हुआ था। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया था। तो अगर आप हरियाणा पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 527 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है, यानी महावीर स्वामी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वैशाली में उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह हरियाणा कलरक 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 72। तो प्रश्न नंबर 72 की बात करें तो इसमें पूछा है कि प्राचीन भारत में बुद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो प्राचीन भारत में बुद्धों द्वारा कहाँ पर शिक्षा दी जाती थी यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मठों में बुद्धों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मठों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए हैं यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं मिलते हैं यह आपसे पूछा गया है
और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सांची का स्तूप है यहाँ से हरियाणा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पूछा है अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार की पुष्टि करता है, यानी अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और प्रसार हुआ था, इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। यह क्वेश्चन हरियाणा HSC FSO में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सांची के स्तूप में इसके बारे में बताया गया है कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किया गया था। तो यह सभी जानकारी सांची के स्तूप में से मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए उसकी सहायता किसके द्वारा की गई थी यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया था कि उन्हें मगध का शासक बनाया जा सके। कौटिल्य की बात करें तो उसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई मानी जाती है। तो वह कौन सी लड़ाई है जो कि भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कलिंग की लड़ाई थी तो वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई मानी जाती है। यह क्वेश्चन HSC के ऑडिटर में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 2015 में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग की लड़ाई को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जिसका अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। मैंने आपसे इससे पहले वाले प्रश्न में इसके बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो पूछा है कि ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, जिसमें इंडिया के इतिहास के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें इंडिया के कल्चर के बारे में भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। पूछा है अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है। तो वह अभिलेख कहाँ पर स्थित है, यानी कौन सा अभिलेख है यह आपसे पूछा है, जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के जो अभियान थे उनकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख। यह क्वेश्चन हरियाणा CET 2024 में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है नंदवंश के संस्थापक कौन थे। तो नंदवंश के संस्थापक की बात करें तो वह कौन थे यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन HSC के वाइल्ड लाइफ गार्ड में 2017 में पूछा गया था। तो नंदवंश के संस्थापक की बात करें तो वह हो जाते हैं महापद्मनंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। पूछा है सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे, यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर के में पूछा गया था, जो 2016 में एग्जाम हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा बिंदुसार। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, जिसमें पूछा है कि सीरिया के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज डैश के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज के बारे में पूछा है कि वह किसके शासनकाल में भारत आया था, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो कि भारत आए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक की बात करें तो उन्होंने किसे अपनी राजधानी के रूप में बनाया था, यह आपसे पूछा है। चलिए ऑप्शनों पे चल लेते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और अशोक के द्वारा किसे अपनी राजधानी बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके द्वारा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन हरियाणा एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जो कि सॉइल कंसेशन में हुआ था 2016 में, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में इसको पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, पूछा है अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया है। तो अशोक स्तंभ की बात करें तो इसे कौन सी लिपि में लिखा गया है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी लिपि में इसे लिखा गया है। अशोक के द्वारा 2 भाषाओं में अपनी अभिलेख लिखवाए गए थे, एक थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ज़्यादातर अपनी जो अभिलेख थे उसे ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चल लेते हैं और आगे बात करते हैं संगम काल की। तो संगम काल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य जिसे संगम ग्रंथों के रूप में अनुसार गांवों में रहने वाले बड़े भूमि मालिकों को क्या कहा जाता था। तो तमिल साहित्य के अनुसार बात करें तो गांवों में रहने वाले बड़े भूमि मालिकों को क्या कहा जाता था, तो यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो बात करें तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उसे वेल्लोर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बड़े भूमि मालिकों को साउथ यानी तमिल साहित्य में वेल्लोर के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो संगम वंश से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, आगे है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो प्रभाकर वर्धन की बात करें जिनके द्वारा कौन से आक्रमणकारियों को पराजित किया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रभाकर वर्धन के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हूणों को। यह क्वेश्चन फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था जो 2016 में एग्जाम हुआ था फीमेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई है। तो इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज स्तंभ भी कहते हैं, तो इस अभिलेख शिलालेख में किसकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयाग प्रशस्ति जिसे नाम से जाना जाता है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा है कि बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि थे। तो बाणभट्ट की बात करें जिसके द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक भी लिखी गई है, तो यह पृथ्वीराज चौहान के मित्र व राजकवि भी थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वीराज चौहान के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉरी इसका गलत बता दिया, चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के, तो हर्षवर्धन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बाणभट्ट जिसके जो कि मित्र और राजकवि थे हर्षवर्धन के, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। पृथ्वीराज के तो चंद्रबरदाई थे, गलती से बता दिया, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के वह मित्र और राजकवि दोनों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की।
यह क्वेश्चन हरियाणा पटवारी 2015 में भी पूछा गया था और हरियाणा कंडक्टर एग्जाम 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके राजकवि थे, तो वह हर्षवर्धन के थे। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। यह क्वेश्चन भी हरियाणा LDC फील्ड कैडर में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। अभी आपको बताया था कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो यह आपको कमेंट में बताना है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। उम्मीद है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है हर्षचरित्र डैश के द्वारा लिखा गया है। तो कमेंट में क्या बताना, यह तो आपके सामने आगे आ ही गया। तो हर्षचरित्र की बात करें तो यह बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे उनके द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। यह क्वेश्चन हरियाणा लैब असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है ह्वेन-त्सांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो ह्वेन-त्सांग की बात करें तो यह किसके शासनकाल में भारत आए थे, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। यह क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन के काल में ह्वेन-त्सांग भारत आए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर आए थे। तो यहाँ पर चीनी विद्वान की बात की गई है, तो वह कौन थे जो कि राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर यानी हरियाणा में आए थे। यह क्वेश्चन भी हरियाणा ऑडिटर 2015 के एग्जाम में पूछा गया था और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ह्वेन-त्सांग जो कि चीनी यात्री थे वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेन-त्सांग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। तो वर्धन वंश के संस्थापक की बात करें या प्रथम राजा की बात करें तो वह हो जाते हैं प्रभाकर वर्धन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभाकर वर्धन के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना भी की गई थी और वह प्रथम राजा भी थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें पूछा है कि थानेसर नामक नगर की प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी। तो थानेसर की बात करें तो यह किस राजा की राजधानी थी, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्षवर्धन जिनकी राजधानी थानेसर थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि थानेसर को अपनी राजधानी हर्षवर्धन ने बनाया था। यह क्वेश्चन WTO 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया था, यानी हर्षवर्धन के दौरान थानेसर पर उन्होंने कब तक शासन किया था, यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन हरियाणा के JEE में 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उनके द्वारा कब तक शासन किया गया था, तो उनके द्वारा 606 से लेकर 647 AD तक उनके द्वारा थानेसर पर शासन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 606 से लेकर 647 AD तक। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासन था, यानी उसके द्वारा कहाँ पर शासन किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो प्रभाकर वर्धन जो कि थानेसर के शासक थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन थानेसर के शासक थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डैश में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था, यानी गुप्त वंश के बाद किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था जो कि 6ठी शताब्दी में था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी गुप्त वंश के बाद हुणों ने
पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हुणों के द्वारा। यह क्वेश्चन भी ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन्होंने कन्नौज पर शासन किया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिहार शासकों के द्वारा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहारों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। पूछा है हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी? तो थानेसर कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी थानेसर नामक जो स्थान है वह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह क्वेश्चन भी हरियाणा ग्रुप डी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 100। तो प्रश्न नंबर 100 की बात करें तो इसमें पूछा है कि डैश वर्धन वंश का संस्थापक था? तो काफ़ी बार बता चुके हैं कि हर्षवर्धन वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि IRB में हुआ था, यानी इंडिया रिजर्व बटालियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101। पूछा है हर्षवर्धन की जीवनी जो कि हर्षचरित है, एक संस्कृत कवि डैश के द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है। यह क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 30/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, CET मेंस या ग्रुप डी और हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GK और GS पूछी जाती है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं GK के उनको कवर कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। तो पूछा है चीनी यात्री ह्वेनसांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा था? तो ये आप बात करें ह्वेनसांग हरियाणा में कब से कब तक रहे थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 634 ईसा पूर्व से लेकर 644 ईसा पूर्व तक ह्वेनसांग हरियाणा में रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 634 से लेकर 644 तक, यानी कुल 10 वर्षों तक यह हरियाणा में रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103 है। पूछा है ह्वेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो किसके शासनकाल के दौरान भारत आए थे, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग 634 में भारत आए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 104 है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम इन पर टाइम नहीं लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको कवर कर रहे हैं। तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में डैश थे, तो वह क्या थे, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह वहाँ के राजकवि थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थाना कवि। यह क्वेश्चन भी LDC और अकाउंटेंट 2016 के और 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। आप सभी को बता देते हैं कि हर बार रिपीटेड PYQ क्वेश्चन ही रहते हैं, तो जितने आप PYQ क्वेश्चन करते हैं उतने ही आपकी तैयारी अच्छी हो पाती है। अभी आप देख सकते हो 105 नंबर क्वेश्चन सेम उसी को दोबारा पूछ लिया है और अलग एग्जाम में इसे पूछा गया है, और इसको पूछा गया था डिप्टी रेंजर में, यह आपकी भी आपको ध्यान रखना है। तो डिप्टी रेंजर में इसको पूछा गया था। पूछा है कि बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में अस्थाना कवि थे? थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि अस्थाना कवि कौन थे, तो वह बाण भट्ट थे। अभी पूछ लिया वह किसके शासनकाल में थे, तो इसका सही जवाब आपको पता है हर्षवर्धन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है मतलब ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। देख सकते हो डिप्टी रेंजर 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 106। पूछा है राजा विक्रमादित्य किस वंश में थे? तो राजा विक्रमादित्य की बात करें तो यह कौन से वंश में थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह गुप्त वंश के शासक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के। यह क्वेश्चन हरियाणा यूडीसी में पूछा गया था, जो कि 2019 में एग्जाम हुआ था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्ट के बारे में पूछा है। तो वह किसके राजकवि थे? तो वह हर्षवर्धन के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108 है, जो कि एग्रीकल्चर में पूछा गया था और डिप्टी रेंजर में भी पूछा गया था कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वह थी थानेसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थानेसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है, राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन की बात करें तो वह किसके पुत्र थे, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। यह क्वेश्चन भी डिप्टी रेंजर 2015 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। पूछा है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, कहाँ के राजवंश थे? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा है कि वह कौन से वंश के संस्थापक यानी शासक थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। पूछा है राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी जीती थी। तो राजा हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था और अपनी राजधानी बनाने के बाद जबकि थानेसर स्थापित राजधानी जीती थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया था जबकि थानेसर स्थापित राजधानी जीती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। पूछा है राजा हर्षवर्धन के अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया जबकि डैश को स्थापित राजधानी थी। तो स्थापित राजधानी कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन हरियाणा यूडीसी फील्ड कैडर में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और इससे पहले यह 2016 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन देख सकते हो, रिपीटेशन 2016 और 2019। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 5 साल के जितने भी PYQ हैं उनको ज़रूर कवर करें, जिससे आपके सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही लगभग पूछे जाते हैं 90%। तो इसीलिए आप प्रीवियस क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्होंने थानेसर जो राजधानी थी उसे स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। पूछा है बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में डैश थे। देख सकते हो 2016 में वापस आ गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह उनके अस्थाना कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। 2019 के एग्जाम में इसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शतम शिलालेख की भाषा क्या थी, यानी प्रयाग प्रशस्ति कौन सी है जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखी गई थी और वह कौन सी भाषा में लिखी गई थी, यह आपसे पूछा है। तो भाषा की बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो इलाहाबाद जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। यह क्वेश्चन टैक्सन इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 117। रघुवंश और कुमार संभव डैश की कृतियां हैं, यानी रघुवंश और कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास के द्वारा रघुवंशम और कुमार संभव नामक कृतियाँ लिखी गई है।
यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में इसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ह्वेनसांग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? तो सबसे अधिक बौद्ध मठों की बात करें तो वह कौन से स्थान पर थे? यह क्वेश्चन हरियाणा रोडवेज 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इम्पोर्टेंट लगाएं और इसे याद करें। ह्वेनसांग के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध मठ कहाँ पर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। वहाँ पर 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ स्थापित किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। पूछा है फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला डैश भिक्षु था। तो फाहियान की बात करें तो वह कौन से देश से आया था, यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन हरियाणा के अकाउंटेंट में 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। और तो वह कहाँ से आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वह एक चीनी यात्री थे जो कि भारत यात्रा पर आए थे। वह एक भिक्षु भी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। ह्वेनसांग एक डैश यात्री थे। तो ह्वेनसांग कहाँ से आए थे, यह आपसे पूछा है। तो यह भी एक चीनी यात्री थे। तो ह्वेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री थे। यह क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चीनी यात्री। तो आप सभी के लिए एक रिवीजन के अनुसार एक क्वेश्चन पूछें तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना कि ह्वेनसांग भारत में कब से लेकर कब तक रहे थे। तो ह्वेनसांग कब से लेकर कब तक भारत में रहे थे, तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं आपकी कैचिंग पावर क्या है, इतनी देर में आपको क्या कुछ याद हुआ है। अगर आपसे अच्छे से क्लास लगाई है तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दे पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन बचे हैं उनको कवर करेंगे और 45 दिन 45 मैराथन में आपको पूरा इंडिया जीके इसमें कवर करा देंगे, जिससे अगर आपके हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही अपडेट और न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।